आज पब्लिक इंटरेस्ट में सबसे पहले आपके वोट की ताकत पर बात करेंगे। क्या दल बदल विरोधी कानून को बाईपास करने वाला सिस्टम इसमें पलीता लगा रहा है? क्या इस कानून के लूप होल्स का फायदा उठाकर आपके वोट के साथ, आपकी सोच के साथ खिलवाड़ हो रहा है? आपने जिस पार्टी को, जिस नेता को वोट डाला वो जीत जाता है, मगर बाद में पार्टी तोड़कर उस सियासी दल के साथ खड़ा होने लगता है जिसके खिलाफ आपका गुस्सा होता है। आप अपनी वोट वाली उंगली को देखते रहते हैं। जोड़ तोड़ और जुगाड़ वाली सरकार बनती चली जाती है। महाराष्ट्र का शिवसेना वाला एपिसोड इसी का उदाहरण है। आज महाराष्ट्र विधानसभा में स्पीकर ने 16 विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन वाले मामले पर अपना फैसला सुना दिया। आदेश सुप्रीम कोर्ट से आया था, इसलिए निपटारा करना जरूरी था। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पक्ष में फैसला सुनाया। क्या कहा? नार्वेकर ने कहा, शिंदे गुट के पास 55 में से 37 विधायकों का सपोर्ट है, इसलिए शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। शिवसेना के लीडर एकनाथ शिंदे ही है, ये आज तय कर दिया। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा, चुनाव आयोग ने भी यही फैसला दिया था। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में शिंदे गुट ही शिवसेना है। इसी के साथ उद्धव गुट के 16 विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन की याचिका को खारिज कर दिया गया, यानी शिंदे समेत 16 विधायक अयोग्य नहीं है। स्पीकर ने फैसले में शिवसेना के संविधान का भी हवाला दिया। स्पीकर ने क्या कहा? स्पीकर ने कहा, उद्धव ठाकरे गुट ने हमारे सामने पार्टी का जो संविधान रखा था उस पर कोई तारीख नहीं थी। पार्टी के 1999 के संविधान को आधार मानकर फैसला दिया गया। 2018 का संशोधित संविधान चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में है ही नहीं। इसके तहत शिवसेना के संविधान के मुताबिक पार्टी प्रमुख अकेले किसी को भी पार्टी से निकाल नहीं सकते। शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटाने का फैसला उद्धव का था, ना कि पार्टी का। इन सारी बातों का मतलब यह है कि महाराष्ट्र में शिंदे गुट और बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार चलती रहेगी। शिंदे सीएम बने रहेंगे और अपने गुट के विधायकों के साथ बीजेपी को सपोर्ट देते रहेंगे। अजीत पवार के गुट वाले एमएलए भी सरकार का हिस्सा बने रहेंगे। एक सीएम, 2 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला जारी रहेगा। कि हमारे पास मेजॉरिटी है, विधानसभा में 67%, लोकसभा में 75%। हम लोग शिवसेना है, हम लोग सिंबल धनुष्यमान है। घटना बाह्य सरकार कहते हैं और बोले आज गिरेगा, कल गिरेगा, परसों गिरेगा, ऐसे बोलते बोलते अभी 1.5 साल हो गए हैं। अभी बाद में कहते हैं मुख्यमंत्री बदलेगा, लेकिन ये सरकार हमारे मजबूती से काम कर रही है, इसलिए उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है, वो बेचैन हो गए हैं। एकनाथ शिंदे कॉन्फिडेंट थे, इसीलिए स्पीकर के फैसले से पहले ही यवतमाल दौरे पर निकल गए। सवाल है कि अब उद्धव गुट का क्या होगा? लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की स्ट्रैटेजी क्या होगी? कौन सा रास्ता अपनाएंगे इस फैसले के बाद? क्या शिंदे को धोखेबाज, पीठ में छुरा घोंपने वाला और गद्दार जैसा शब्द बताकर जुबान पर लेकर चुनावी मैदान में जाएंगे, या फिर उद्धव ठाकरे नए सिरे से जमीन पर काम करेंगे? फिलहाल तय यह हुआ है कि उद्धव ठाकरे का गुट स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा, यानी यह लड़ाई अभी जारी रहेगी। विपक्षी दलों को इस तरह के फैसले की आशंका पहले से थी, इसीलिए सुबह से ही सियासी वार पलटवार शुरू हो चुका था और यह फैसला आने के बाद अब भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी का ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा, बहुत बड़ा पुराना सपना रहा था कि एक दिन हम बाला साहब ठाकरे की शिवसेना खत्म कर देंगे, लेकिन शिवसेना ऐसी खत्म नहीं होगी। शिवसेना महाराष्ट्र के रगों रगों में है। देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे, हम न्यायालय में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। 2014 के बाद से एक नई परंपरा शुरू हुई है। वही होता है जो मंजूर अमित शाह और नरेंद्र मोदी होता है, और वही हम एक्शन में देख रहे हैं महाराष्ट्र में। जिस तरीके से निर्णय लिए जा रहे हैं, जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था, उसको वैध करने का काम हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
आज जो फैसला आया तो महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने संविधान के 10वें शेड्यूल का जिक्र किया। कहा शिंदे को हटाने की पावर उद्धव के पास नहीं थी। अब इस फैसले पर नेताओं के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन सवाल है कि ये परिस्थितियां बार बार क्यों पैदा हो रही हैं और हाल के दिनों में विधायकों का अपने फायदे के लिए पार्टी से अलग होना एक रिवाज सा क्यों बनता जा रहा है। क्या नेताओं को दल बदल कानून का डर नहीं रहा और कानून से बचने के लिए क्या तोड़ निकाला? यह समझने के लिए पहले आपको दल बदल कानून समझना होगा। साल 1985 में राजीव गांधी सरकार ने संविधान में संशोधन किया था। इस संशोधन में दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ पारित किया गया था। कानून का मकसद था कि सियासी फायदे के लिए नेता पार्टी ना बदल सके, विधायकों सांसदों की खरीद फरोख्त रोकी जा सके, इसलिए कानून लाया गया। दल बदल विरोधी कानून को संविधान की 10वीं अनुसूची यानी 10th शेड्यूल में रखा गया था। इसके मुताबिक अगर कोई विधायक अपनी मर्जी से पार्टी की सदस्यता छोड़ दे तो इसके तहत उसकी सदस्यता छिन सकती है। अगर कोई विधायक या सांसद जानबूझकर वोटिंग में अनुपस्थित रहता है या फिर पार्टी द्वारा जारी निर्देश या व्हिप के खिलाफ जाकर वोट करता है तो उसे अपनी सीट गंवानी पड़ सकती है। लेकिन इस कानून में एक अपवाद यानी एक्सेप्शन था। अगर किसी पार्टी के चुने हुए एक तिहाई प्रतिनिधि पार्टी छोड़ते हैं, दूसरे दल में शामिल होते हैं तो उसे विलय माना जाएगा। उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। हालांकि 2003 में इस कानून में फिर संशोधन हुआ, जिसके मुताबिक अगर किसी दल के 2/3 चुने हुए नेता पार्टी छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाएं तो फिर उसे मर्जर माना जाएगा, यानी विलय ही माना जाएगा। दल बदल कानून उन पर लागू नहीं होगा। शिंदे गुट को इसी का फायदा मिला। पहले पार्टी तोड़ी मगर किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हुए। विधायकों ने इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि संख्या 2/3 से ज्यादा थी, इसीलिए दल बदल कानून आड़े नहीं आया। उल्टा पार्टी सिंबल भी शिंदे का है, इस पर भी अब मोहर लग गई। ये जो निर्णय है, इस निर्णय से डेमोक्रेसी और मजबूत हो जाएगी। इस निर्णय का तथ्य ये है कि पार्टी में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए और एक ही व्यक्ति पार्टी के सब अधिकार यूज नहीं कर सकती जब तक वो पार्टी से कंसल्ट नहीं करती। जो भी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के अंदर काम करती है उनको भी इंटर डेमोक्रेसी उनके पॉलिटिकल पार्टी में भी रखनी चाहिए। इसका क्लियर मैसेज इस निर्णय से हुआ है। अच्छा, पार्टी से अलग होना है, दल बदल कानून के विरोध जो है उससे भी बचना है और नई सरकार के साथ भी जाना है। इसका तरीका भी नेता निकालने लगे हैं, यानी कोई फर्क भी ना पड़े, मतलब लाठी भी ना टूटे, सांप भी मर जाए, ये तरीके निकालने लगे हैं। अब चुने हुए नेता अपनी पार्टी के खिलाफ वोट करने की बजाय इस्तीफा दे देते हैं। इससे होता क्या है? इससे सदन में पार्टी की संख्या कम हो जाती है और सरकार गिर जाती है। कुछ महीने बाद यही नेता जो पार्टी से अलग होते हैं वो दूसरी पार्टी के सिंबल पर उपचुनाव लड़ते हैं और इसे जीतकर दोबारा सदन में पहुंच जाते हैं। 2022 में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी। उद्धव के 37 विधायकों को शिंदे ले उड़े। मध्य प्रदेश में मार्च 2020 में कांग्रेस के 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया। इससे कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। उपचुनाव में ये विधायक बीजेपी के टिकट पर दोबारा जीतकर आ गए। कर्नाटक में 2019 में कांग्रेस और जेडीएस के 17 विधायकों ने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन स्पीकर ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया। फ्लोर टेस्ट हुआ तो कांग्रेस गठबंधन की सरकार गिर गई। बाद में स्पीकर ने इन्हें 2023 तक अयोग्य करार दे दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने अयोग्य वाला फैसला बरकरार रखा, लेकिन 2023 वाला क्लॉज हटा दिया। अब इससे हुआ ये कि ये अयोग्य विधायक बीजेपी में शामिल हुए और बाई इलेक्शन जीतने के बाद दोबारा असेंबली में पहुंच गए। इसीलिए शायद पब्लिक को लगता है कि उनके वोट का वजन कम हो रहा है। यह तरीका ठीक नहीं है। जिन्हें सत्ता के बाहर रखना था वो जुगाड़ लगाकर वापस सदन में पहुंच जाते हैं, सरकारें बना लेते हैं। सवाल है, क्या इस कानून को और दुरुस्त
और मजबूत करने की जरूरत है। शिवसेना ही संपणार नाही। इस नतीजे की उम्मीद तभी थी जब वो आरोपियों से जाकर मिले। एक बात तो तय है कि उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की। ये सारी फिक्सिंग पहले से तय थी, इसलिए दौरों की घोषणा की गई। यह परिणाम सर्वोच्च नहीं है, यह स्थायी नहीं रहेगा। हम सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हे व्हायला पाहिजे। अच्छा, 2019 में क्या हुआ था? 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। तब शिवसेना में फूट नहीं थी। उद्धव ठाकरे और बीजेपी साथ मिलकर लड़े थे। नतीजे दोनों के फेवर में आए, लेकिन बात सीएमशिप पर अटक गई। यही वजह है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद भी सरकार नहीं बना पाई और उद्धव ठाकरे ने सीएम बनने के लिए एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिला लिया। यानी जनता से जिस पार्टी कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ उद्धव की पार्टी ने वोट लिया था, उद्धव ने सीएमशिप के लिए उन्हीं पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बना ली। फिर जो शिंदे से बन पड़ा उन्होंने किया, मौका आने पर उन्होंने भी वही किया जो उद्धव ने किया था। वैसे हुआ तो यह हरियाणा में भी था। दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी ने खट्टर सरकार के खिलाफ जनता से वोट मांगे। जनता ने वोट दे दिए, 10 सीटें आ गई। लेकिन नतीजे आने पर खट्टर को 10 सीटों की जरूरत थी, तो दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साथ जाकर मिल गए और खट्टर सरकार में डिप्टी सीएम की कुर्सी पर आज भी विराजमान है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।